निजात पाएँ। निश्चित ही जो सरकार चल रही है, बाबा साहब के संविधान को इस देश के मूल निवासी या SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ सबको हर तरह से प्रताड़ित कर रही है। चाहे जगह जगह पे उनका उत्पीड़न हो, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है, और जो सरकार के विरुद्ध बोलता है उस पर तो तमाम तरह की कार्रवाई आप सबको पता ही है। बाबा का बुलडोज़र चल रहा है और विशेष तौर से मूल निवासियों पे ही चल रहा है। उनकी गलती है तब भी और नहीं है तब भी। जहाँ तक उनका भागीदारी का सवाल था, आरक्षण का सवाल था, सभी समाप्त हो गया है। अभी भी आंकड़ा था, बांदा में 14 प्रोफेसर के पद थे, 11 एक ही जाति के। अभी गोरखपुर में 117 पद थे, 73 एक वर्ग को और 43 दूसरे वर्ग को। OBC, ST और माइनॉरिटीज़ के 117 में केवल 6 पद, जबकि उनका संवैधानिक हक है कि कम से कम आधे पद इन वर्गों को मिलना चाहिए। जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं आप सबको पता ही है, लैटरल एंट्री के माध्यम से अपने लोगों को भर रहे हैं, जिसमें SC, ST, OBC उनका कहीं कोई जगह नहीं है। तो एक तरह से वो बेशर्मी की हद तक जाके संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, हम संविधान के सबसे बड़े रक्षक हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि इस देश में सनातन धर्म होना चाहिए, सनातन धर्म है और वही हमारा राष्ट्रीय धर्म है। तो इस तरह से ये संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और हम लोग जानते हैं सनातन धर्म या हिंदू धर्म, बाबा साहब ने भी कहा था कि इसको हमें हर तरह से रोकना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म हैं, खुलेआम अल्पसंख्यकों को मारने की बात कर रहे हैं, लेकिन उन पे कुछ भी नहीं होता है। और हम अगर अपने मान सम्मान की बात कह दें कि आपके धर्म ग्रंथों में हमको जो है किया गया, हमें प्रताड़ना की बात करते हैं, हम चाहे जितना पढ़े लिखे हों हमें अपमानित करने की बात करते हैं, तो इनके बाबा और इनके धर्माचार्य सर काटने की, हाथ काटने की, नाक काटने की, ये सब बातें हैं। तो ये सत्ता का संरक्षण है इन सबको, और हमारे लोग ये सब समझ रहे हैं। हमको 5 किलो गेहूँ और चावल में भटका रहे हैं, और हमारे देश की जो संपत्तियाँ जो इस देश के लोगों ने पुरुषार्थ कर उनको बनाया था, उसको बारी बारी से बेच रहे हैं। और सबको साथ है, पता है कि अब तो यहाँ तक आ रहा है कि अडानी की जो संपत्ति है वो मोदी जी की संपत्ति है। बहुत लोगों ने खुलेआम कहना शुरू कर दिया है। इतना सब बड़ा घोटाला है जिसका अंत नहीं है, और कुछ दिन बाद समझ में आएगा। LIC, SBI, इन सब का पैसा अडानी में लगा था और वो बर्बाद हो रहा है, और वो पैसा हमारे ही लोगों का है, हमारे लोगों का ही है। तो ये सब चल रहा है। हमको 5 किलो राशन में भटकाते हैं। तो मुझे एक कहानी मैंने सुनी थी किसी के मुख से कि एक मुर्गा था जो कि बहुत उछल कूद करता था। तो उसके मालिक ने क्या किया, धीरे धीरे उसके पंख सब निकालने लगे। जब सारे पंख निकल गए तो उछल कूद करना बंद हो गया। 2 दाने उसको डाल देते थे वो, तो जहाँ जहाँ वो जाए मालिक, मुर्गा उसके पीछे पीछे 2 दानों के लालच में लगा रहता था। यही आजकल हमारे साथ हो रहा है। वो जो पंख हैं वो शिक्षा है, रोजगार है, हमारा आरक्षण है, इन सब को जो है उखाड़ा जा रहा है। और हमको 2 दाने डाल के ये 5 किलो राशन और 5 किलो
गेहूं और चावल, इसमें हमें भटकाया जा रहा है। मान्यवर साहब ने कहा था कि हमको ऐसा समाज बनाना है कि हमारे लोग जो है 2 रुपये का किलो चावल ना लेके 20 रुपये किलो का चावल खाएं और 200 रुपये की धोती या साड़ी ना लेके 2000 की साड़ी पहने। तो हमारे महापुरुषों को सपना था, उन सपनों को जो है नस्तनाबूद कर दिया गया है। अब बस करना यही, देखिए एक ही रास्ता है। ईवीएम के लिए हमारे सामाजिक संगठन लगे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा कोई राजनीतिक पार्टी ईवीएम का विरोध पुरजोर विरोध कर रही है। सामाजिक संगठन हमारे लगे रहेंगे, हम लोगों को भी उनका साथ देना चाहिए। और मुझे समझ नहीं आता, मैं देखता हूं कि कई देशों में चुनी हुई सरकार, अगर जनता को समझ में आता है कि नहीं हमने इनको वोट नहीं दिया, उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और सरकारों को उनके सामने झुकना पड़ जाता है। लेकिन इस देश में कोई क्रांति नहीं होती। सबको पता है कि हमने वोट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी सरकार बन गई, सरकार के पिछलग्गू बन गए, उनके साथ चलने लगे। तो दूसरा रास्ता वही है कि जब तक इस देश का मूल निवासी SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज एक मंच पे नहीं आएंगे, राजनीतिक लोग तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनका निजी स्वार्थ कहीं न कहीं उनको जो उनके आड़े आता है, लेकिन लोगों को समझ दिखानी पड़ेगी और SC, ST, OBC को एक मंच पे आना पड़ेगा। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ, हमारे लोग चाहते तो हैं एकता, लेकिन कभी कभी ऐसी कटु बात कह देते हैं कि एक दूसरे वर्ग को साथ आने में दिक्कतें दिखाई पड़ने लगती हैं। का तो जो भी है, शोषण हुआ है भयंकर रूप से और उनको सबसे ज़्यादा उनको उनके विरुद्ध साजिश हुई है। उनको बताया गया कि आप घर के अंदर घुस सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं, आप बहुत महान हैं, और उनके हक हुकूक को सबसे ज़्यादा मारा गया। आज हरदोई में ही उठा लीजिए, SC वर्ग के तो बहुत सारे अधिकारी कर्मचारी मिल जाएंगे, लेकिन OBC वर्ग का शायद ही 1-2 हों। तो अच्छा, ज़्यादातर लोग अपने दिनचर्या में ही व्यस्त रहते हैं, ज़्यादा जागरूक है, उसको अगुवाई करनी पड़ेगी, उसको साथ लेके चलना पड़ेगा। और जो OBC के समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोग भटके लोग हों, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं ये उनके चुंगल वाले हैं या उनके गुलाम हैं। धीरे धीरे हम सबको प्रयास करना पड़ेगा कि हम सब एक मंच पर आएँ। दूसरा, जो भी जयंती हम लोग अपने महापुरुषों की मनाते हैं, बाबा साहब की हो, और भी अभी सम्राट अशोक की जयंती मनाई गई थी, और जो हमारे महापुरुष हैं OBC SC समाज के, तो उन सब संगठित होकर अगर हम मनाएं, एक मंच पे मनाएं, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मैं देख रहा हूँ बाबा साहब की जयंती के लिए पता नहीं कितने संगठन लगे हैं, सब अलग अलग लगे हैं। एक प्रयास कहीं मैंने देखा था, कोई न्यूज़ में था कि एक जगह कहीं लोगों ने प्रयास करके 10-12 संगठनों ने मिलके एक जयंती मनाने का बात कही। वो मुझे लग रहा है ज़्यादा बेहतर है और ऐसे इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ेगा। और संगठन है, कोई बुद्धिस्ट सोसाइटी, कोई OBC में कोई संगठन नहीं है। एक हमने चलाने का प्रयास किया था और उसको फिर अल्टीमेटली मैंने OBC SC संघ करके किया, क्योंकि मेरी धारणा स्पष्ट है कि अकेले कोई भी वर्ग जो है, कुछ बुकलेट, कुछ पर्चे इस तरह के तैयार हों जो उनसे प्रचार प्रसार में ज़्यादा सुविधा मिलेगी। काम करता हूँ, देता हूँ। और हमारे जो अतिथिगण आए हैं, हम लोग उनको भी सुनना चाहेंगे। रहा यहाँ का जो बामसेब का, इसमें भी जो पूर्णकालिक हमारे जो वर्कर लगते हैं, मुझे लग रहा है उनको 1-8 महीने यहाँ समय देना पड़ेगा। एक संगठन तैयार हो, संगठन में 10-12 पदाधिकारी होंगे तो कोई कार्यक्रम करेंगे तो 10, 20, 25 लोग, 30 लोग जो है इकट्ठा आराम से हो जाएंगे, और वो लोग प्रयास करेंगे तो 300 लोग भी हो सकते हैं। लेकिन पिछली बार जो संगठन तैयार हुआ था, जो पूर्णकालिक जितेंद्र जी थे, वो भी कुछ समस्या हो गई, वो चले गए।
और कुशवाहा जी भी कल ही परसों में आए हैं तो उनको ज़्यादा जानकारी भी नहीं होगी। तो इस सब को संगठन को अंतर्गत मान्यवर कांशीराम जी, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और विश्व रत्न विश्व भूषण डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संयुक्त जयंती के अवसर पर साथियों हरदौली में ये जिला अधिवेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरुण मौर्य साहब और जिन सारे साथियों ने इस कार्यक्रम के दौरान अपनी बात रखी, मेरे साथ आए हुए संगठन के प्रदेश प्रभारी प्रदीप अम्बेडकर जी, पूर्ण कल्याण प्रचारक ओमकारनाथ कुशवाहा जी और आप सभी साथी जो आज इस कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाल कर आए, उन सभी का साथियों मैं स्वागत करता हूँ। एक दिन तो कम से कम हमारे लोग अपने महापुरुषों के कार्य को जानने समझने के लिए, उस कार्य को आगे बढ़ाने की दृष्टि से इकट्ठा आते और साल के 365 दिन उसमें से एक दिन अगर उन्होंने महापुरुषों के बारे में जानने समझने की भी कोशिश की या अपने अपने जाति के महापुरुषों के नाम पर उन्होंने कोई कार्यक्रम बनाना शुरू किया, तो वो 364 दिन वो जयंती का जय जयकार का कार्यक्रम होने के बाद और कोई कार्यक्रम उनके पास नहीं बचता। किसी महापुरुष का जय जयकार करना है, उस महापुरुष के जय जयकार करने के लिए किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं। अनपढ़ आदमी भी महापुरुषों के प्रति अपना आदर सम्मान व्यक्त करता है। कम पढ़ा लिखा आदमी भी महापुरुषों के पुतले के सामने नतमस्तक होता है, अपना आदर उनके प्रति व्यक्त करता है। वो भी उनके पुतले को माला डालने का काम कर सकता है। जितना अनपढ़ कर रहा है या कम पढ़ा लिखा आदमी जानकारी के अभाव से कर रहा है, वही पढ़ा लिखा आदमी अगर करे तो दोनों में अंतर कैसे माना जाए। दूसरा, जिन महापुरुषों ने जाति के विरोध में आंदोलन चलाया, जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए आंदोलन चलाया, आज समाज में ये देखने को मिलता है। आमतौर पर यह प्रचलन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर हमारे समाज के अंदर प्रस्थापित हो चुका है कि उन महापुरुषों की जयंती या उनके स्मृति दिन या उनकी जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं जिस जाति में महापुरुष पैदा हुआ, उसी जाति के लोगों के द्वारा जोर शोर से मनाई जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रचलन हमारे समाज के अंदर है। महापुरुषों ने जाति के विरोध में काम किया, जाति के बीज नाश के लिए, जाति के समूल उच्चाटन के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, जाति विहीन समाज बनाने के लिए आंदोलन चलाया। मगर आज उनके महापुरुषों को मानने वाले लोग, उनके चाहने वाले लोग, उनके जय जयकार का कार्यक्रम भी जाति के आधार पर करे या उनके नाम से जाति संगठन बनाए, तो ये महापुरुषों के विचारों के विपरीत। इसलिए हमने ये निर्णय किया कि जितने भी महामानव, जिन महामानवों ने इस समाज के, बहुजन समाज की गुलामी को ख़त्म करने के लिए आंदोलन चलाया, न्याय समता बंधुता प्रस्तावित करने के लिए जिन्होंने आंदोलन चलाया, उन समस्त मूल निवासी बहुजनों की, महापुरुषों की विरासत जो है, ये विरासत किसी एक जाति की विरासत नहीं, वो समस्त बहुजन समाज की विरासत है। और अगर वो पूरे बहुजन समाज की विरासत है तो पूरे बहुजन समाज को मिलकर उनके जय जयकार या उनके जन्म जयंती के नाम पर जो सारे कार्यक्रम होते हैं, वो पारंपरिक तरीके से बनाने की बजाय उसे आंदोलन की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि महामानवों का एक सामूहिक रूप से जन्मदिन मनाया जाए। तो हमने ये निर्णय किया कि 14 अप्रैल के बाद जो भी संडे आएगा, उस संडे के दिन, चाहे तारीख कोई भी हो, हमने जो तय किया कि 14 अप्रैल के बाद में जो भी संडे आएगा, मतलब हमने दिन तय कर लिया कि भाई संडे के दिन पूरे देश भर में सारे महामानवों का देश भर में एक सामूहिक रूप में जन्मदिन मनाने का कार्यक्रम एक साथ पूरे देश भर में किया जाए। तो इस साल 14 अप्रैल के बाद का जो संडे आया है वो 16 अप्रैल को है। तो 16 अप्रैल को पूरे देश भर में हमने संगठन के माध्यम से सारे महामानवों का एक सामूहिक रूप से जन्मदिन मनाने का निर्णय किया। लोगों का है, मगर हमने देखा कि हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों का चरित्र जो है वो अपने महापुरुषों के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है।
उन महापुरुषों के सिद्धांतों के विपरीत आचरण वो कर रहे हैं। जो महापुरुषों के सिद्धांतों के अनुकूल आचरण कर रहे वो स्वागतार्ह है, मगर बड़ी संख्या में वो महापुरुषों के विचारों के विपरीत दिशा में सोचने का काम कर। तो वो जो जय जयकार में जो लोग लगे हुए हैं, उन लोगों को महापुरुषों के असली अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया जाए। खुद बाबा साहब अम्बेडकर ये बात बहुत बार कहते रहे कि मुझे अपनी ज़िंदगी में मेरा जन्मदिन मनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। व्यक्ति के जीवन में बगैर किसी योग्यता के बढ़ने वाली अगर कोई चीज़ होती है, वो होती है उम्र। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बगैर किसी योग्यता के बढ़ने वाली कोई चीज़ होती है, उम्र होती है। उसको बढ़ाने के लिए उसे किसी तरीके की योग्यता साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो बढ़ते रहते। जीवन का मूल्य वो कितना जिंदा रहा, कितना लंबे समय तक जीवित रहा, इससे नहीं होता। वो किस मकसद के लिए लड़ा, उसके लिए होता। सामने रखा था उस सामाजिक क्रांति को पूरा करने का लक्ष्य जो है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी उन्होंने उनके अनुयायियों के ऊपर छोड़ी। मगर वो भी अगर जिंदाबाद जिंदाबाद जय जयकार का नारा लगाते बैठे, फिर तो ये होने वाला नहीं है। आज आरएसएस के लोग भी बाबा साहब का जयंती मना रहे, सारे राजनीतिक दल भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते, आपसे कई गुना ज़्यादा बेहतर कार्यक्रम लगाते, बड़े बड़े कार्यक्रम लगाते, बड़े बड़े होर्डिंग लगाते, हजारों नहीं लाखों रुपए वो भी हमारे महापुरुषों के जन्मदिन के नाम पर खर्चा करते हैं। और खर्चा करके अपने ही महापुरुषों के विरोध में समाज को बनाने के लिए महापुरुषों के नाम का, उनकी मान्यता का उपयोग करके महापुरुषों के विचारों के विरोध में काम करते। तो ऐसी स्थिति में जो अपने आप को जागरूक मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती कि वो इस संकट की घड़ी में पहल करे और समाज को नेतृत्व देने का काम करे। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे समाज में, जिस समाज से हम लोग आए हैं, उस समाज में 3 तरह के बुद्धिजीवी है। पहले नंबर का एक बुद्धिजीवी वो है, वो ऐसा सोचता है या ऐसे मानता है कि समाज का जितना ज़्यादा नुकसान होगा उतना उसका फ़ायदा होता है। ऐसे समाज में लोग हैं, समाज का जितना ज़्यादा नुकसान होता है उतना कुछ लोगों को उसका फ़ायदा होता है। मान लीजिए किसी आदमी का शमशान के बाहर कफन बेचने का धंधा हो, लकड़ी बेचने का धंधा हो, वो सवेरे उठकर भगवान से क्या प्रार्थना करता होगा? किसी आदमी का शमशान के बाहर कफन बेचने का, लकड़ी बेचने का धंधा, वो क्या मांगेगा? वो पर अन्याय अत्याचार हो रहे, उन्हीं में से कुछ नेताओं को बगैर मांगे देश की सर्वोच्च सत्ता पर जाकर बिठाया गया। आज आरएसएस वाले, बीजेपी वाले कह रहे कि अमृत काल आ गया है भारत में। कितना महान अमृत काल आ गया है? तो देश की राष्ट्रपति महामहिम एक आदिवासी महिला, देश का प्रधानमंत्री तथाकथित अपने आप को पिछड़ा कहने वाला आदमी है, देश की संसद में लोकसभा का स्पीकर जो है वो शेड्यूल कास्ट का आदमी है, अपोजिशन का लीडर कौन है? शेड्यूल कास्ट का है। तो देश की सत्ता तथाकथित पिछड़े जाति के आदमी के हाथ में है। महामहिम राष्ट्रपति के पद पर कोई आदिवासी महिला है। अपोजिशन और रूलिंग में शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। लोकसभा का सभापति जो पूरी संसद को चलाता है, सभागृह को चलाता है, वो शेड्यूल कास्ट। अपोजिशन लीडर शेड्यूल कास्ट। इससे बेहतरीन अमृतकाल क्या हो सकता है? सारी सत्ता जिसको हम कहें कि ये दर्शनीय रूप में सत्ता के अंग है, वो किनके हाथों में है? पिछड़े जाति के हटाया जा रहा है। तो जिस समाज के विरोध में प्रतिक्रांति की जा रही है, जिस समाज के अधिकार छीनकर उनको गुलाम बनाया जा रहा है, उन्हीं लोगों के हाथों में देश की सत्ता देने का दर्शनी ऑर्नामेंटल रूप में, दर्शनी रूप में, प्रदर्शनी रूप में उनके हाथ में सत्ता देने का भी काम हो रहा है। तो ये जो सारा हो रहा है, उसमें क्या इन लोगों का साथ सहयोग लिए बगैर ब्राह्मण भारत में राज कर रहा है? एससी एसटी ओबीसी के चुने हुए नेताओं का साथ सहयोग लिए बगैर, उनका समर्थन लिए बगैर वो आपके ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं कर सकते। तो आज ये जो संसद में जो एससी एसटी ओबीसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं, उसका ही इस्तेमाल करके हमारे अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज। ये जो ईडब्ल्यूएस का बिल आया, ये किसने रखा? लोकसभा में या पार्लियामेंट में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का बिल किसने रखा? कोई पंडित आया, कोई तिवारी आया, कोई
जोशी आया, किसी तिवारी ने, किसी ब्राह्मण ने बिल नहीं रखा। ईडब्ल्यू रखने के लिए बीजेपी के द्वारा एक शेड्यूल कास्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस समय मंत्री थे, उसके माध्यम से बिल रखवाया। ब्राह्मणों के आरक्षण का बिल एक शेड्यूल कास्ट के एमपी के द्वारा संसद में रखवाने का काम ब्राह्मणों ने किया। तो है हमारे समाज में लोग। तो समाज का जितना ज़्यादा नुकसान होता है उतना ज़्यादा कुछ लोगों को फायदा होता है। दूसरे प्रकार के बुद्धिजीवी हमारे समाज में ऐसे भी है, वो अपनी जाति के साथ अपनी पहचान जोड़कर रखना चाहते, बनाए रखना चाहते। क्यों? अगर समाज में कोई डिफ़िकल्टी आ गई, कोई बिरादरी में कोई परेशानी हो गई, गली मोहल्ले में जहाँ वो रहते, जहाँ नौकरी करते, वहाँ अगर कोई समस्या पैदा हो गई तो संकट के समय में अपने जाति बिरादरी के 2-4 लोग साथ में होने चाहिए। इसलिए वो जयंती के कार्यक्रम में चंदा पुरुषों के प्रति बहुत ज़्यादा भावनिक है। वो महापुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा भावनिक होकर काम करता है, मगर क्या काम करे, किस तरीके से काम करे, इसके बारे में उसके पास कोई जानकारी नहीं। अब ये जो पहले 2 वर्ग जो है, पहला और दूसरे नंबर का, ये बेईमानों का वर्ग है। अब जिस समाज का नेतृत्व बेईमान लोग करेंगे, क्या वो समाज अपने आंदोलन को चला पाएगा, अपने लड़ाई को पूरा कर पाएगा? नहीं। बेईमान लोग आंदोलन का नेतृत्व कर नहीं सकते। और अगर उन्होंने, बेईमान लोगों ने आंदोलन का नेतृत्व किया, वो समाज को बेचने का काम करेंगे। ऐसी स्थिति में उस आंदोलन को अगर चलाना है तो समाज के अंदर के जो लायक लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उन्हें इस बात के लिए पहल करनी चाहिए और समाज को संकट के समय में दिशा देने के लिए पहल करनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की समाज के बुद्धिजीवियों से ये उम्मीद थी कि वो इस बात के लिए पहल करेंगे। परिवर्तन का, क्रांति का लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं। उन्हें उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समाज के अंदर दुश्मनों के द्वारा जो डाइवर्ट करने का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उस समाज को दिशाहीन करने का ये षड्यंत्र दुश्मनों के द्वारा जो किया जा रहा है, उस समाज को दिशाहीन होने से बचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे महापुरुषों का इतिहास गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आज हमारे महापुरुषों का नाम लेकर समाज के अंदर संभ्रम पैदा करके उसको लगाए तो बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये लक्ष्य हमने रखा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर साथियों, हमने देश भर में ये कार्यक्रम बनाया कि महापुरुषों के विचारों का जागर जो है साल के 365 दिन समाज में चलना चाहिए और लगातार साल भर हमको इन्हीं विचारों के आधार पर समाज को बनाने का काम करते रहना चाहिए। ये काम उनके मानने वाले लोगों को, उनको जानने वाले लोगों को करना होगा। मानने वाले लोग तो बहुत है, जानने वाले लोगों को पहल करने की ज़रूरत है। तो इस दिशा में समाज को आगे बढ़ाने के लिए पहल करने की ज़रूरत है। 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का जन्मदिन है। बहुत सारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग जो है अब ज्योतिराव फुले की जयंती मनाते। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, ज्योतिराव फुले जी की जयंती संयुक्त रूप से पूरे देश भर में मनाई जा रही है। ये जो ध्रुवीकरण की जो प्रक्रिया है, इन महापुरुषों के विचारों के नाम पर जब हम इकट्ठा आते हैं, उसको शक्ति में, उस विचारों की ताकत में रूपांतरित करने के लिए संगठन को बहुत बड़े पैमाने पर भूमिकाएं निभानी पड़ती है। तो ये यहाँ पर है, कल का कार्यक्रम बरेली में है, 11 तारीख का कार्यक्रम बदायूं में है, 12 तारीख का कार्यक्रम अहमदाबाद में है, 13 का गुजरात के सुरेंद्र नगर में, 14 का लास्ट बॉर्डर वाला जो एरिया है जहाँ से समंदर शुरू हो जाता है वो गुजरात का गांधीधाम, वहाँ पर है। लगातार ये कार्यक्रम हमारे शुरू है और प्रतिदिन हम इसी विचारों के जागरण के कार्यक्रम में लगे, क्योंकि हम ऐसे मानते हैं कि समाज के अंदर ये जो जागृति का अभियान है ये निरंतर चलने वाला काम, किसी एक अवसर के आधार पर ये होने वाला काम नहीं। इसलिए केवल इसमें जय जयकार की बजाय हमने उसको प्रबोधन के साथ जोड़ा और उसके साथ में गंभीर विषयों की चर्चा हम अपने लोगों के साथ में करना चाहते हैं कि भाई इस देश के आज़ादी को, तथाकथित आज़ादी को 75 साल हो गए और इस तथाकथित आज़ादी के गुलाम इस बात को मानना ले कि वो गुलामी में है और वो आज़ादी की कोई बात ना पूछे, इसलिए गुलामों को बीच बीच में एहसास दिलाया जा रहा है कि नहीं आप तो आज़ाद हो। और ज़्यादा आज़ादी का एहसास हो इसके लिए क्या किया गया, हर घर में झंडा लगाने का अभियान शुरू कर दिया गया कि आप अपने घरों पर तिरंगा लहरा। आज़ादी के अमृत काल के नाम पर, अमृत महोत्सव के नाम पर होता क्या इस देश में, तो इसी देश की एक बेटी बिल्किस बानो
इस बस लगी है तो वो अपने मास्टर के पानी के घड़े को छूता है तो उसका मास्टर उसको पीट पीट कर मार देता। तो कैसे वो 9 साल का इंद्र कुमार ये माने कि वो आज़ाद है? जिस देश में पानी के घड़े को छूने की आज़ादी उसके पास नहीं, वो भी किसकी? अपने ही मास्टर जिसको वो अपने गुरु के रूप में देखता है, उसके पानी के घड़े को छूने की आज़ादी नहीं, कैसे माने? जिस देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हमारी एक बेटी को रात के अंधेरे में उसके माँ बाप को बंधक बनाकर रॉकेल और पेट्रोल डालकर उसको जलाकर मारा जाता हो, जलाया जाता हो, वो कैसे कहे कि वो बेटी आज़ाद? जिस पत्रकार ने इस घटना को दिखाया, उसको केवल उसने ये घटनाएं रिकॉर्ड की और लोगों को पता चला कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा रात के 1:30-2 बजे उस परिवार के सदस्यों को, उसके माँ बाप को, भाई को बंधक बनाकर रॉकेल डालकर उस मनीषा को जलाया गया। उसका अंतिम संस्कार तो नहीं कह सकते, उसको जलाया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और ये बात सोशल मीडिया में अपने चैनल पर दिखाने के लिए एक पत्रकार को 2 साल की सजा सुनाई जाती। तो कैसे माने हम आज़ाद? हमारे पास अपनी आज़ादी का पैमाना क्या है? किसको आज़ादी माने? आज हमारे पढ़े लिखे लोगों में किसी को भी पूछिए कि भाई 15 एडिटोरियल आर्टिकल में लिखा था कि गुलामी में जिनकी बातें हम सुनना पसंद नहीं करते, बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि गुलामी में जिनकी बातें हम सुनना पसंद नहीं करते, आज़ादी मिलने पर उनकी लातें खानी होगी। ये आज़ादी के 20 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि गुलामी में जिनकी बातें हम सुनना नहीं चाहते, आज़ादी मिलने पर उनकी लातें खानी होगी। बाबा साहब ने लात शब्द का इस्तेमाल किया। आज जब अपने अधिकारों के लिए, न्याय अधिकारों की लड़ाई के लिए जब हमारा समाज सड़क पर उतरता है, गोलियों से मारा जाता। इसी अप्रैल महीने के 2 अप्रैल को, 5 साल पहले का आपको याद होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट करने का साजिश किया था। गांव देहातों में खुलेआम जब हमारे साथ एट्रोसिटीज होती है, यही एक कानून है जिसकी वजह से कुछ तरीके से थोड़ा जो अन्याय अत्याचार करने वाला जो है, उस कानून की डर की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर एक संरक्षण था, वो भी छीनने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। उसके विरोध में जब लोग सड़क पर उतरे, 13 लोगों की जानें गई, 13 लोग शहीद हुए, 5 साल हुए। अपने न्याय अधिकारों की रक्षा करने के लिए सड़क पर उतरे, गोलियों से मारा जा रहा है। बाबा साहब ने तो लात शब्द का इस्तेमाल किया था। आज बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आज क्या किया जा रहा है? बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। मगर इतने तो गरीब नहीं थे कि अगर उनके परिजनों का कहीं देहांत हो जाए, कहीं निर्वाण हो जाए, तो गरीब होने के बाद में भी अपने परिजनों के अंतिम संस्कार ससम्मान करने लायक थे। बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं। इस कोविड के 2 साल का अगर हम लोग समीक्षा कर ले तो हमारे लोगों के हाल इतने खराब हुए थे कि जिस किसी के घर में, परिवारों में किसी परिजनों का मृत्यु हुआ है, देहांत हुआ है, तो हालात इतने खराब कर दिए गए थे कि वह अपने परिजनों के ससम्मान अंतिम संस्कार करने लायक नहीं थे। गंगा के किनारे लाशों से भर गए थे। बहती धारा में उनको लाशों को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। 75 से ज़्यादा माइग्रेशन होता है। हर घर से एक आदमी फोर्सफुली माइग्रेट कर दिया गया है या माइग्रेट हुआ है। ऐसे देश के टॉप 16 जिलों में अकेले 10 जिले उत्तर प्रदेश के, सबसे ज़्यादा माइग्रेशन। घर, गांव, परिवार छोड़कर दूसरों के शहरों में, दूसरे अनजान गांवों में, दूसरे अनजान लोगों के पास में उसको रोजी रोटी कमाने के लिए मजबूर कर दिया गया। इतना ज़्यादा माइग्रेशन। और वो लोग जब शहरों में गए, महानगरों में आए और वहाँ जब लॉकडाउन लगा, उनको पूछने वाला कोई था? हजारों किलोमीटर पैदल उनको वापस अपने घर आना पड़ा। मरने के लिए भी तो कोई ज़मीन चाहिए, जिंदा रहने के लिए भी तो ज़मीन पड़ती है, मगर मरने के लिए भी क्या होती है? ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। 2 गज ज़मीन जिसको कहते हैं, वो 2 गज की ज़मीन भी तो चाहिए। वहाँ वो भी ज़मीन उनके पास नहीं थी। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर वो अपने गाँव की तरफ निकले। 12 करोड़ लोग, पूंजीपतियों को, कैपिटलिस्ट लोगों को, ये जो लॉकडाउन के दौरान उनका नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए मजदूरों का
शोषण करने के लिए, उनका खून चूसने के लिए उनको अधिकार दिए गए। 8 घंटे की शिफ्ट को खत्म करके 12 घंटे का होगा। सारा लेबर लॉ जो किसानों के, मजदूरों के समर्थन में था, मजदूरों के हितों में था, कर्मचारियों के हितों में था, वो खत्म करके कैपिटलिस्ट लोगों के समर्थन में खड़ा कर दिया। वो भी कब? जब आपको लॉकडाउन में घरों में बिठाया गया था, जब आपके पास 2 जून की रोटी की समस्या थी। उसी दौरान क्या हुआ? इस देश के उद्योगपति, अंबानी हो, अदानी हो, टाटा हो, बजाज हो, बिरला हो, वो भी घरों में थे। उनकी भी फैक्ट्रियों पर ताला लगा था, मगर उनकी तिजोरी खुली थी, और वो तिजोरी दिन गुना रात 24 का उससे मैच नहीं हो रहा था। तो राशन वाले ने कहा कि तेरा अंगूठा इससे मैच नहीं होता, तुझे चावल नहीं मिलेगा। इतनी ईमानदारी इस देश में है कि 2 रुपए का चावल में भी कोई करप्शन नहीं होगा। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट व्यवहार हमारा है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा तभी तुझे चावल मिलेगा। उस कोयला देवी को चावल नहीं मिला। उसकी बेटी संतोषी अपनी माँ के गोद में बात कहते कहते मर गई। आप सरकारी बैंकों में जाइए, 2 रुपए का यूज एंड थ्रो वाला पेन होता है, वो भी रस्सी से बांध कर रखते। वो भी पेन जो है किसको बांध के रखते हैं? रस्सी को। कहीं अगर आप गलती से, आपके पास पेन नहीं है, फॉर्म भरना है, एक तो देंगे नहीं, अगर होता तो भी वो रस्सी से बांधा होता। जो बैंक 2 रुपए के पेन को भी रस्सी बांध कर रखती है, उसी बैंक के हजारों करोड़ रुपए लूट कर कैसे भाग जाते। अभी कल परसों पार्लियामेंट में सवाल पूछा कि पिछले 9 महीनों में आपने नेशनलाइज्ड बैंकों का कितना कर्जा राइट ऑफ किया। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में आंकड़ा दिया, केवल 9 महीनों में 51,000 करोड़ 91,000 करोड़ जो है उस सरकारी बैंकों का जो लोन है वो वेव ऑफ किया गया, राइट ऑफ किया गया, राइट ऑफ किया गया। 91,000 करोड़ का जो लोन है वो राइट ऑफ कर दिया गया केवल 9 महीनों में। इसका मतलब जानते हैं, हर महीने 10,000 को। पिछले 5 सालों का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, पिछले 6 सालों का वही। तो जिसके नाम पर आज़ादी की बात कही गई थी कि आज़ादी मिलने के बाद लोगों की सारी समस्याओं का समाधान होगा, एक ऐसी समस्या जिसका समाधान हुआ, नाम बताइए। इस देश के SC ST OBC के लोगों की जो तरक्की हुई है, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने जो डेवलपमेंट किया है, वो आज़ादी की वजह से नहीं किया। वो तरक्की उनकी जो हुई है वो इस देश में संविधान लागू होने की वजह से हुई है। अगर इस देश में आज़ादी होती और संविधान नहीं होता तो क्या होता? आज़ादी होती और संविधान नहीं होता, क्या होता? अधिकार इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को संविधान लागू होने के बाद मिले। गांधी आज़ादी की बात कहते थे, अधिकारों की नहीं। ऐसी आज़ादी जिसमें अधिकार ना हो। गांधी जी कहते थे कि मैं अछूतों के चरणों में स्वर्ग रखने के लिए तैयार हूं, मगर उनको अधिकार देने के लिए राजी नहीं हूं। ये जो तरक्की हमारी हुई है वो केवल और केवल इस देश में संविधान लागू होने की वजह से। और जैसे डॉक्टर साहब ने आपको कहा कि एक एक पंख उसका निकाल कर उसको प्रभावहीन करने की साजिश की जा रही, वो शुरू है। 2000 साल मनुस्मृति का राज रहा। 2000 साल भारत में मनुस्मृति ने राज किया। ब्राह्मणों ने एक संशोधन मनुस्मृति में पिछले 2000 सालों में नहीं किया। मगर संविधान लागू हुआ, उस संविधान में 70 सालों में 100 से ज्यादा संशोधन ब्राह्मणों ने किए। 70 साल में 100 से ज्यादा संशोधन हुए। 2000 साल मनुस्मृति का राज था, एक संशोधन ब्राह्मणों ने नहीं किया। मनुस्मृति ब्राह्मणों के हित में थी, ब्राह्मण आज भी उस मनुस्मृति को सर पर ढो रहे। संविधान ब्राह्मणों के विरोध में है, तो ब्राह्मण संविधान को प्रभावित करने के लिए सारे तरह के हथकंडे अपनाने के काम में लगे। 41 MP जो लोकसभा के रिजर्व कोटे से रूलिंग पार्टी बीजेपी के चुनकर गए, और हमारे ही अपने बहुजन समाज के अधिकारों के विरोध में कानून बनाए जा रहे। आप जानते हैं वर्तमान लोकसभा में 200 से ज्यादा सांसदों ने उनका सोर्स क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, तो उन्होंने उसमें लिखा है कि बाय प्रोफेशन वो फार्मर है, किसान है। मोर देन 200 MPs
उन्होंने क्या लिखा है? बाय प्रोफेशन दे आर एग्रीकल्चरिस्ट। वो फार्मर है, वो किसान है। राज्यसभा के 50 से ज्यादा सांसदों ने अपने इलेक्शन एफिडेविट में ये लिखा है कि बाय प्रोफेशन वो किसान है। वो कैसे किसानों के विरोध में कानून बना सकती है? राज्यसभा के 250 के करीब मेंबर होते हैं, उसमें से 50 किसान है। कैसे उनके विरोध में कानून बन सकते हैं? बनाए जा रहे। तो क्या वो जो लोग वहां पर गए हैं वो किसके? 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया था। 9 जजेस का बेंच था और उसी समय जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट वीपी सिंह ने लागू की थी, उसकी सरकार गिरने के बाद जब पीवी नरसिंह राव सत्ता में आए तो पीवी नरसिंह राव के द्वारा 10% इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर आरक्षण की बात कही गई और सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी जजमेंट में वो 10% जो क्राइटेरिया इकोनॉमी के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको इनवैलिड कर दिया, उसको माना नहीं और रिजेक्ट कर दिया था। 30 साल हो गए और बराबर 30 साल के बाद मंडल कमीशन के फैसले को भी 30 साल हुए और 30 साल बाद जब ये फैसला आया तो क्या परिस्थिति थी? उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थिति थी? देश भर में क्या परिस्थिति थी? 1992 को ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। संविधान लागू होते ही वो मिलना चाहिए था, नहीं मिला। ओबीसी को उसका जो संवैधानिक अधिकार है वो अधिकार मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़नी पड़ी और 42 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन का फैसला सुनाया। अब फैसला सुनाने के बाद उसका अमल करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालनी पड़ती है ताकि उसके आधार पर ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया उसके रिक्रूटमेंट शुरू किए जाए, अपॉइंटमेंट शुरू किए जाए। तो वो जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 16 नवंबर 1992 को, उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकालने के लिए सितंबर 1993 लगा। 8 सितंबर 1993 को डीओपीटी के द्वारा ओबीसी के रिजर्वेशन को लागू करने का ऑर्डर निकाला गया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला गया, ओएम निकाला गया। नवंबर में फैसला आया और उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कब निकला? अगले साल सितंबर में, मतलब नवंबर दिसंबर के 2 महीने और सितंबर के 9 महीने पकड़कर चलो तो 10-11 महीने बाद इतनी जल्दबाजी दिखाई गई। 11 महीने लगे ओबीसी के रिजर्वेशन की ऑर्डर को फ्रेम करने के लिए, लागू करने के लिए, और उसके बाद वो लागू हुआ। और फरवरी 1994 में यूपीएससी के रिजल्ट्स आए। उसमें साउथ इंडिया के राजशेखर चेरी, ये पहला ओबीसी का आईएएस मंडल कमीशन के रिजर्वेशन की पॉलिसी लागू होने के बाद पहला आईएएस बना 1994 में। तो डॉक्टर साहब, एक आईएएस देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ा? 44 साल। ओबीसी को, ओबीसी के रिजर्वेशन के कोटे से आईएएस देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ा? 44 साल। इतनी जल्दबाजी दिखाई गई थी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनने से पहले या वो कमीशन लागू होने से पहले 11 राज्यों में ओबीसी की लिस्ट तक नहीं थी। बाकी छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश का मामला उठा लीजिए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की लिस्ट कब से बननी शुरू हुई है? उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को जानकारी, छेदीलाल साथी कमीशन बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लासेस के लिए कमीशन बनाया गया था। तो सेकंड वीक में, शायद 7 या 8 जनवरी को लोकसभा में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का बिल रखा गया। 326 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में थे। 326 में से 323 लोगों ने ईडब्ल्यूएस के फेवर में जजमेंट, मतलब वोटिंग किया। 326 में से 323 लोगों ने ईडब्ल्यूएस के फेवर में वोटिंग किया। उसके नेक्स्ट डे ये राज्यसभा में रखा गया। 165 लोगों ने ईडब्ल्यूएस के फेवर में वोट किया
और 7 राज्यसभा के एमपी थे जिन्होंने उसके विरोध में वोट किया। लोकसभा में, राज्यसभा में तरह तरह के बिल रखे जाते हैं, शायद ही ऐसा कोई बिल होगा जिसमें 99% वोट लोकसभा के किसी बिल के समर्थन में गए हो, 99%। फिर 12 जनवरी को वो बिल राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने उसके ऊपर साइन किया और 14 जनवरी को उसका गैजेट निकला। मतलब 7 दिनों के अंदर ही ये सारी प्रक्रिया पूरी की गई, 7 दिनों के अंदर ही। अब नया क्राइटेरिया लाया गया, ईडब्ल्यूएस किसको माना जाए। तो सरकार ने गरीबी की व्याख्या की। पिछले 50 सालों में साथियों इस देश में गरीबी कितनी है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए 25 कमीशन बनाए गए। पिछले 50 सालों में भारत में गरीबी कितनी है इसका अध्ययन करने के लिए 25 कमेटियां बनाई गई। हर 2 साल के बाद एक कमेटी बनाई जाती है भारत की गरीबी का अध्ययन करने के लिए। मगर पिछले 50 सालों में एक भी कमीशन इसलिए नहीं बनाया गया कि भारत में गरीब है। मंडल कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया तो क्रीमिलेयर लगा दिया और क्रीमिलेयर में कहा कि जिसकी साल की इनकम 1 लाख से ज़्यादा है वो ओबीसी होने के बाद में भी, बैकवर्ड होने के बाद में भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं लेगा, वो क्रीमिलेयर में डाला गया। और यहाँ कहा गया 8 लाख कमाने वाला गरीब। अब चलिए थोड़ा आंकड़े देख ले। 1 फरवरी को बजट रखा गया, तो बजट के स्पीच में निर्मला सीतारमण ने भारत की तरक्की के आंकड़े बताए, अमृतकाल में क्या क्या तरक्की हमने की। तो उसमें उसने एक आंकड़ा बताया कि भारत के लोगों का जो एवरेज इनकम है, जो एक एवरेज इंडियन है उसका एवरेज इनकम कितना है, एक भारतीय आदमी का साल का इनकम उन्होंने कहा 1,97,000 रुपये है। यानी भारत के आदमी का, एक साधारण आदमी, कोई भी आदमी जिसका इनकम निकाला जाए, एवरेज इनकम कितना है उसका 1,97,000। अब जब भारत का नेशनल इनकम ही 1,97,000 यानी 2 लाख के बराबर है, वहां 8 लाख कमाने वाला गरीब कैसे हो गया। अब ये नेशनल का आंकड़ा 2 लाख का है, उत्तर प्रदेश का कितना है, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा साल का एवरेज इनकम उत्तर प्रदेश का 80,000 है। यानी नेशनल एवरेज से 2 गुना 2.5 गुना बिलो है। उत्तर प्रदेश की जनता का एनुअल इनकम कितना है, एवरेज इनकम कितना है 80,000 रुपये, यानी नेशनल एवरेज से भी वो नीचे, 2.5 गुना नीचे। उसी उत्तर प्रदेश में 40% से ज़्यादा की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती। जिस उत्तर प्रदेश की 40% से ज़्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती हो, जो साल का ऑन रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के सरकार के रेवेन्यू आंकड़े ये कहते हैं कि वो 80,000 से कम कमाता है, उसी उत्तर प्रदेश में 8 लाख कमाने वाला क्या हो गया, गरीब हो गया। ये गरीबी की नई व्याख्या लाई गई। जिस देश में इनकम ही पहले 2.5 लाख के था, अब 3 लाख कर दिया। यानी सरकार भी क्या मानती है कि मैक्सिमम लोगों का जो इनकम है ये साल का 3 लाख से नीचे है, इसीलिए 3 लाख के ऊपर इनकम टैक्स का कैप लगाया कि इससे ज़्यादा कमाओगे तो इनकम टैक्स देना पड़े। तो 8 लाख कमाने वाला गरीब हो गया। महीने का 67,000 कमाने वाला गरीब, पर डे का 2,200 रुपये कमाने वाला गरीब, पर डे 2,200 कमाने वाला। इतनी गरीबी की व्याख्या दुनिया में शायद कहीं नहीं होगी। अब उत्तर प्रदेश में बीपीएल के कार्ड भी दिए जाते होंगे, तो बीपीएल के कार्ड को अगर किसी को लेना है तो उसके लिए इनकम का कितना क्राइटेरिया लगाया है। गांव देहात में तो हमारे लोगों के पास होते कार्ड, तो गरीबी रेखा का जो कार्ड होता है उसका कितना क्राइटेरिया, 40,000, 50,000, कितना है 46,000। तो जो साल में 46,000 परिवार कमाता है वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। और यहाँ साल का 8 लाख कमाने वाला गरीब। तो एक ही देश में 2 तरह की गरीबी की व्याख्या। जो साल में 46,000 कमाता है वो भी गरीब है, और साल में 8 लाख कमाता है वो भी गरीब है। नई व्याख्या कर दी। फिर दूसरा क्राइटेरिया लगाया कि जिसके पास 5 एकड़ जमीन है
वो गरीब। अब सरकार 5 साल के बाद जमीन भी नापती है। हर 5 साल के बाद जमीन को भी क्या किया जाता है, नापा जाता है। तो सरकार ये कहती है कि भारत में जो नेशनल लैंड होल्डिंग है, जो किसी किसान के पास जो जमीन है, वो एवरेज किसानों के पास जमीन कितना है, 1 हेक्टर। 1 हेक्टर जमीन जो है किसानों के पास, नेशनल एवरेज जो है किसानों के पास जमीन का कितना है, 1 हेक्टर है। आज से 50 साल पहले वो 2.5 हेक्टर के करीब था, यानी 7 एकड़ के करीब की जमीन जो है किसानों के पास होती थी। अब वो घटते घटते कहाँ तक आ गई है, 1 हेक्टर यानी 2.5 एकड़ से भी नीचे आ गई। 2011 के सोशो इकोनॉमिक सेंसस के आंकड़े अगर आपने पढ़े होंगे, उस समय वो आंकड़े आए थे, तो उस आंकड़ों में ये कहा गया है कि लगभग भारत के 5.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके पास किसी प्रकार की जमीन नहीं है। लैंडलेस लोग कितने भारत में, 5.5 करोड़ परिवार है जिनके पास जमीन ही नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं, 5.5 करोड़ परिवार। कुशवाहा सभी कार्यकर्ता आ जाओ भाई।